विश्राम त्याग कर बैठ जाओ। यदि तुम लेटे हुए हो तो तुरंत उठ जाओ, अपनी पीठ सीधी कर लो। अगले 30 मिनट में हम तुम्हारे जीवन के सबसे विशाल स्वप्न का विश्लेषण करेंगे। एक ऐसा स्वप्न जिसे पूरा करने के लिए तुम अपना यौवन, अपनी स्वतंत्रता और अपनी रातों की नींद बलिदान कर देते हो। मेरा नाम चार्ली मंगर है। मैं 99 वर्ष का हूँ। मैंने और मेरे मित्र वॉरेन बफेट ने पिछले 70 सालों में दुनिया को बदलते देखा है। हमने देखा है कि कैसे बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग एक साधारण सी गलती करते हैं और जीवन भर के लिए मध्यम वर्ग के पिंजरे में कैद हो जाते हैं। और वो गलती है अपना घर खरीदने की शीघ्रता। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे संबंधी, तुम्हारे मित्र और बैंक के विज्ञापन सब मिलकर तुम्हें एक असत्य बेच रहे हैं। वे कहते हैं कि अपना घर तो होना ही चाहिए। वे कहते हैं कि किराया देना मतलब पैसे में आग लगाना है। वे कहते हैं कि घर खरीद लो, जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। आज मैं तुम्हें गणित के बल से इस असत्य को नष्ट करूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम्हारा प्रिय सा 2 BHK फ्लैट वास्तव में एक सोने का पिंजरा है और कैसे किराए पर रहना तुम्हें करोड़पति बना सकता है। आओ, पहले यह समझते हैं कि तुम घर क्यों खरीदना चाहते हो। क्या यह वास्तव में तुम्हारी आवश्यकता है या यह सिर्फ समाज का दबाव है? भारत में एक विचित्र परंपरा है। युवक 25 साल का होता है, नौकरी लगती है, अगले दिन संबंधी पूछना शुरू कर देते हैं कि बेटा विवाह कब कर रहे हो, और विवाह होते ही प्रश्न बदल जाता है कि बेटा अपना घर कब ले रहे हो। तुम्हारे ससुर कहते हैं कि मेरी पुत्री किराए के मकान में नहीं रहेगी। तुम्हारी माँ कहती है कि अपना छत तो होना चाहिए, कब तक दूसरों के घर में रहोगे। तुम्हारे मित्र जिन्होंने अभी अभी फ्लैट आरक्षित किया है, वे इंटरनेट पर चित्र डालते हैं कि गर्वित गृह स्वामी। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो। यह हीन भावना ही वह शस्त्र है जिसे बैंक और निर्माणकर्ता प्रयोग करते हैं। वे तुम्हें भावुक करते हैं। अपने सपनों का घर, किराए की समस्या से स्वतंत्रता। वे तुम्हें गणित नहीं बताते, वे तुम्हें भावनाएं बेचते हैं। और तुम एक अच्छे पुत्र और अच्छे पति की तरह उस जाल में फंस जाते हो। तुम 35 साल की आयु में, जब तुम्हारा भविष्य उज्जवल होने वाला होता है, तुम अपने पैरों में 50 लाख रुपए की जंजीर बांध लेते हो। अब भावनाओं को एक तरफ रखो और गणना यंत्र निकालो। मैं तुम्हें वो गणित दिखाता हूँ जो निर्माणकर्ता तुमसे छुपाते हैं। मान लो तुम मुंबई, बेंगलोर या दिल्ली के पास एक साधारण सा 2 BHK फ्लैट खरीदना चाहते हो। कीमत है 50 लाख रुपए। वैसे आजकल अच्छे क्षेत्रों में यह 1 करोड़ से कम नहीं है, लेकिन हम कम से कम अनुमान लेते हैं। तुम्हारे पास 10 लाख रुपए जमा है। तुमने वह अग्रिम भुगतान में दे दिए। अब तुम्हें 40 लाख रुपए का गृह ऋण लेना है। ब्याज दर है 8.5%। अवधि है 20 साल। तुम्हारी मासिक किश्त कितनी होगी? लगभग 34,700 रुपये। अब यहाँ असली खेल देखो। तुम 20 साल तक हर महीने 34,700 रुपये बैंक को दोगे। 20 साल में यानी 240 महीनों में तुम कुल कितना पैसा बैंक को दोगे? 83,28,000 रुपये। तुमने ऋण लिया था 40 लाख का, तुमने वापस किया 83 लाख, मतलब तुमने 43 लाख रुपए सिर्फ ब्याज में दिए। तुमने बैंक को मूल रकम से भी अधिक ब्याज दे दिया। तुम सोच रहे थे कि घर तुम्हारा है, लेकिन वास्तव में अगले 20 साल तक वह घर बैंक का है। तुम बैंक के लिए काम कर रहे हो। तुम अपनी मेहनत की कमाई का एक विशाल भाग बैंक के लाभ में डाल रहे हो। अब लोग कहते हैं कि लेकिन चार्ली, किराया देना भी तो पैसे का नाश है। कम से कम EMI देने के बाद घर तो मेरा होगा।
यह सबसे विशाल भ्रम है। आओ इसे समाप्त करते हैं। उसी 50 लाख वाले फ्लैट का किराया कितना होगा? भारत में किराए की आय बहुत कम है, लगभग 2 से 3%। मतलब 50 लाख के फ्लैट का किराया महीने का लगभग 10,000 से 12,000 रुपये होगा। अब तुलना करो। ईएमआई है 35,000 रुपये, किराया है 12,000 रुपये, अंतर है 23,000 रुपये। यदि तुम किराए पर रहते हो तो तुम हर महीने 23,000 रुपये बचा रहे हो। अब चमत्कार देखो, यदि तुम इस 23,000 रुपये को हर महीने एक अच्छे इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो और तुम्हें 15 साल तक 12% का औसत लाभ मिलता है, तो 15 साल बाद तुम्हारे पास कितना पैसा होगा? गणना करो। 15 साल बाद तुम्हारे पास लगभग 1,10,00,000 रुपए होंगे और 20 साल बाद यह राशि बढ़कर 2,30,00,000 रुपए हो जाएगी। अब सोचो, एक तरफ तुम्हारे मित्र हैं जिन्होंने घर खरीदा। 20 साल बाद उनके पास एक पुराना फ्लैट है जिसकी कीमत शायद 1,50,00,000 होगी और उन्होंने बैंक को 83 लाख दिए। दूसरी तरफ तुम हो, तुम्हारे पास 2,30,00,000 रुपए नकद हैं और तुम दुनिया के किसी भी शहर में किसी भी आलीशान घर में किराए पर रह सकते हो। कौन अधिक अमीर है, जिसके पास ईंट पत्थर का मकान है या जिसके पास बैंक में 2 करोड़ रुपए हैं? जब तुम घर खरीदते हो तो तुम सिर्फ पैसा नहीं खोते, तुम अवसर भी खोते हो। इसे अर्थशास्त्र में अवसर की लागत कहते हैं। वह 10 लाख रुपए जो तुमने अग्रिम भुगतान में दिए, यदि तुमने उन्हें घर में फंसाने के बजाय HDFC बैंक या रिलायंस के शेयर में लगाया होता तो 20 साल में वो 10 लाख रुपए क्या बन सकते थे? 15% की दर से वह 10 लाख रुपए 1,60,00,000 बन जाते। तुमने घर खरीदने के मोह में अपनी भविष्य की करोड़ों की संपत्ति को लात मार दी और वह ईएमआई तुम्हारे गले का फंदा बन जाती है। मान लो तुम्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं है, तुम्हारा बॉस तुम्हें परेशान करता है। क्या तुम नौकरी त्याग सकते हो? नहीं, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को ईएमआई कटेगी। तुम भय में जीते हो, तुम जोखिम नहीं ले सकते, तुम अपना व्यापार शुरू नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम किराए पर हो, तुम्हारे पास ईएमआई का भार नहीं है, तुम्हारे पास बचत है। तुम बॉस को कह सकते हो कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपना कुछ नया शुरू करूँगा। किराए का मकान तुम्हें स्वतंत्रता देता है, स्वयं का मकान तुम्हें गुलामी देता है। जब तुम घर खरीदते हो तो निर्माणकर्ता तुम्हें सिर्फ फ्लैट की कीमत बताता है, वह तुम्हें छिपी हुई लागतें नहीं बताता। पंजीकरण और स्टैंप शुल्क। फ्लैट की कीमत का 5 से 7%, 50 लाख के घर पर यह 3 से 4 लाख रुपए है। यह पैसा सीधा सरकार को जाता है, यह कभी वापस नहीं आता। यह शुद्ध व्यय है। सजावट और फर्नीचर। तुम खाली दीवारों में तो रहोगे नहीं। पेंट, फर्नीचर, रसोई, प्रकाश, इसमें कम से कम 5 से 10 लाख रुपए और लगेंगे। रख रखाव। हर महीने तुम्हें समिति को रख रखाव शुल्क देना होगा, 2 से 5,000 रुपए। Does R2 is 1 did संपत्ति कर। हर साल नगर निगम को कर देना होगा। मरम्मत। नल टपक रहा है, दीवार में नमी है, पेंट खराब हो गया है। स्वामी तुम हो तो व्यय भी तुम्हारा है। किराए के घर में यह मकान मालिक का सिरदर्द है। जब तुम इन सब खर्चों को मिलाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि घर की असली कीमत 50 लाख नहीं बल्कि 70 या 80 लाख पड़ती है और तुम अभी भी ईएमआई भर रहे हो। अब हम भावनाओं से बाहर निकलकर कठोर आंकड़ों की बात करते हैं। भारत में हर व्यक्ति सोचता है कि जमीन या मकान का मूल्य कभी नीचे नहीं जाता। वे कहते हैं कि ईंट और पत्थर सबसे सुरक्षित निवेश हैं। यह एक बहुत विशाल भ्रम है। पिछले 10 वर्षों का इतिहास देखो।
मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे विशाल शहरों में फ्लैट की कीमतें बहुत धीमी गति से बढ़ी हैं। कई स्थानों पर तो कीमतें स्थिर रही हैं या नीचे आई हैं। यदि तुम मुद्रास्फीति यानी महंगाई को हटा दो तो वास्तविक लाभ लगभग शून्य है। दूसरी ओर भारत का शेयर बाजार देखो। निफ्टी 50 ने पिछले 20 सालों में औसतन 12 से 15% का सालाना लाभ दिया है। यह अंतर सुनने में कम लग सकता है, लेकिन 20 साल में यह अंतर धरती और आकाश का हो जाता है। आओ एक उदाहरण लेते हैं। समीर ने 50 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा। 20 साल बाद उसकी कीमत शायद 1,50,00,000 होगी। विशाल ने 50 लाख रुपए अच्छे शेयर या इंडेक्स फंड में लगाए। 20 साल बाद 15% की दर से वह राशि 8 करोड़ रुपए से अधिक होगी। समीर के पास 1,50,00,000 हैं, विशाल के पास 8 करोड़ हैं। अंतर देखो, 6,50,00,000 रुपये का अंतर। समीर ने सुरक्षा चुनी और वह मध्यम वर्ग में रह गया। विशाल ने सही गणित चुना और वह अमीर बन गया। यही वह अवसर की लागत है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जब तुम घर में पैसा फंसाते हो तो तुम उस पैसे को काम करने से रोक देते हो। तुम उसे एक आलसी वस्तु बना देते हो जो बस एक जगह स्थित रहती है। अब एक और समस्या पर विचार करो जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। इसे कहते हैं तरलता। इसका अर्थ है कि जब तुम्हें पैसों की आवश्यकता हो तो तुम कितनी जल्दी अपनी संपत्ति को नकद में बदल सकते हो। मान लो तुम्हारे परिवार में कोई चिकित्सा आपातकाल आ गया। तुम्हें तुरंत 20 लाख रुपए चाहिए। क्या तुम अपने फ्लैट का एक कक्ष बेच सकते हो? क्या तुम रसोई घर बेच सकते हो? नहीं, तुम्हें पूरा फ्लैट बेचना होगा। और फ्लैट बेचने में कितना समय लगता है? 6 महीने, 1 साल, कभी कभी 2 साल। और जब तुम शीघ्रता में बेचते हो तो तुम्हें कम दाम मिलते हैं। अब विशाल को देखो, उसके पास 8 करोड़ के शेयर हैं। उसे 20 लाख रुपए चाहिए। वह अपने फोन पर एक बटन दबाता है, कुछ शेयर बेचता है और 2 दिन में पैसा उसके बैंक खाते में आ जाता है। बाकी का 7,80,00,000 अभी भी बढ़ रहा है। घर एक ऐसी संपत्ति है जो तुम्हें सबसे अधिक तब धोखा देती है जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यह तुम्हारा पैसा बंद कर देता है। अमीर पिता, गरीब पिता पुस्तक के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत सुंदर परिभाषा दी है। संपत्ति वह है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है। दायित्व वह है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। अब अपने घर को देखो। जिस घर में तुम रहते हो, क्या वह तुम्हारी जेब में पैसा डालता है? नहीं। क्या वह तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है? हाँ। ईएमआई, रखरखाव, बिजली का बिल, कर, मरम्मत। तो तुम्हारा घर संपत्ति नहीं है, यह एक दायित्व है। बैंक तुम्हें बताता है कि यह संपत्ति है क्योंकि यह बैंक के लिए संपत्ति है। बैंक को इससे हर महीने ब्याज मिल रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए यह एक सफ़ेद हाथी है जिसे तुम पाल रहे हो। असली संपत्ति वह है जो तुम किराए पर देते हो, जिससे हर महीने किराया आता है, या वह शेयर जो तुम्हें लाभांश देता है। जब तक तुम इस अंतर को नहीं समझोगे तुम निर्धन रहोगे। अब तुम पूछोगे कि चार्ली, क्या हमें कभी भी घर नहीं खरीदना चाहिए? क्या हमें जीवन भर किराए पर रहना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अपना घर होना मानसिक शांति देता है। यह एक भावनात्मक निर्णय है, आर्थिक नहीं। मैं भी अपने घर में रहता हूँ, वॉरेन भी अपने घर में रहते हैं, लेकिन हमने घर तब खरीदा जब हम उसे खरीदने के योग्य थे। यहाँ मेरा घर खरीदने का स्वर्णिम नियम है, इसे लिख लो। नियम 1, तब खरीदो जब तुम्हारे पास नकद हो। घर तब खरीदना चाहिए जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम उसे नकद खरीद सको, या कम से कम 60 से 70% पैसा तुम अपनी जेब से दे सको।
20 या 30 साल की ईएमआई का फंदा अपने गले में मत डालो। यदि तुम नकद नहीं ले सकते तो इसका अर्थ है कि तुम अभी उसके योग्य नहीं हो। प्रतीक्षा करो, कमाओ, फिर खरीदो। नियम 2, तब खरीदो जब तुम एक शहर में बसना चाहते हो। यदि तुम अपनी नौकरी में हो जहां तुम्हारा स्थानांतरण हो सकता है तो घर मत लो। घर तुम्हें बांध देता है। यदि तुम्हें कल न्यूयॉर्क या लंदन में नौकरी मिले तो तुम्हारा घर तुम्हारे पैरों की जंजीर बन जाएगा। तुम उसे बेच नहीं पाओगे और किराए पर देना एक अलग समस्या है। घर तभी लो जब तुम निश्चित हो कि अगले 20 साल तुम उसी शहर में रहोगे। नियम 3, निवेश के लिए मत खरीदो। रहने के लिए घर खरीदना ठीक है क्योंकि वह एक उपभोग की वस्तु है। जैसे तुम कार खरीदते हो या टीवी खरीदते हो, तुम्हें उससे प्रसन्नता मिलती है। लेकिन यह मत सोचो कि यह निवेश है। यह मत सोचो कि यह तुम्हें अमीर बनाएगा। इसे एक विलासिता मानो, एक ऐसी विलासिता जिसके लिए तुम कीमत चुकाने को तैयार हो। नियम 4, तुम्हारी आय का 20% से अधिक ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। बैंक कहेगा कि तुम अपनी आय का 50% ईएमआई में दे सकते हो। बैंक की मत सुनो। बैंक तुम्हें गुलाम बनाना चाहता है। यदि तुम्हारी ईएमआई तुम्हारी मासिक आय के 20% से अधिक है तो तुम बहुत अधिक जोखिम ले रहे हो। तुम अपने भविष्य के साथ जुआ खेल रहे हो। लोग कहते हैं कि किराया देना व्यर्थ है। मैं कहता हूं कि किराया स्वतंत्रता की कीमत है। जब तुम किराए पर रहते हो तो तुम बंधन मुक्त हो। पड़ोसी अच्छा नहीं है, घर बदल लो। ऑफिस दूर हो गया, घर बदल लो। घर पुराना हो गया, नए और बेहतर घर में चले जाओ। छत टपक रही है, मकान मालिक को फोन करो। ठीक कराना उसका काम है। किराया तुम्हें वह लचीलापन देता है जो ईएमआई कभी नहीं दे सकती। और जो पैसा तुम ईएमआई और रखरखाव में बचाते हो वह तुम्हें अमीर बनाता है। सोचो, यदि तुम हर महीने 20,000 रुपये बचाते हो और तुम उस 20,000 को हर महीने निवेश करते हो, 30 साल में वह राशि 10 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। क्या तुम 10 करोड़ रुपए के बदले थोड़ी सी सामाजिक प्रतिष्ठा का त्याग कर सकते हो? क्या तुम 10 करोड़ रुपए के बदले यह सुनने को तैयार हो कि तुम्हारे पास अपना घर नहीं है? यदि तुम्हारे पास साहस है तो उत्तर हाँ है। और यदि तुम समाज के दबाव में आ गए तो तुम उस सुनहरे पिंजरे में कैद हो जाओगे जिसे लोग अपना घर कहते हैं। घर खरीदने के साथ बहुत से अदृश्य खर्चे आते हैं। जब तुम किराए पर रहते हो तो तुम सिर्फ किराया देते हो, लेकिन जब तुम स्वामी बनते हो तो हर छोटी चीज तुम्हारी जिम्मेदारी है। सोसाइटी का शोक, पानी का यंत्र खराब हो गया, दीवारों में दरार आ गई, रंग रोगन कराना है, फर्नीचर पुराना हो गया। ये सब खर्चे तुम्हारी जेब से निकलते हैं और ये खर्चे समय के साथ बढ़ते जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार घर की कीमत का लगभग 1% हर साल रखरखाव में खर्च हो जाता है। यदि तुम्हारा घर 1 करोड़ का है तो तुम हर साल 1 लाख रुपए सिर्फ उसे ठीक ठाक रखने में खर्च करोगे। ये पैसा कभी वापस नहीं आता। क्या तुमने कभी इन खर्चों को अपने लाभ में से घटाया है? यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि घर का वास्तविक लाभ बैंक की एफडी से भी कम है। विशेषकर यदि तुम 20 या 30 साल के युवा हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। यह समय तुम्हारे करियर को बनाने का है। यह समय जोखिम लेने का है। यह समय नई चीजें सीखने का है, दुनिया घूमने का है। इस समय अपने पैरों में 50 लाख या 1 करोड़ का पत्थर मत बांधो। ईएमआई तुम्हें डरपोक बना देगी। तुम अपने बॉस से तर्क नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें ईएमआई का भय होगा। तुम अपना नया व्यापार शुरू नहीं कर पाओगे क्योंकि बैंक का हफ्ता देना है। अपने यौवन को बैंक के नाम मत करो। स्वतंत्र रहो, तरल रहो, नकद से भरपूर रहो। जब तुम 40 या 45 के हो जाओ, जब तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, तब शौक के लिए घर ले लेना। लेकिन आज नहीं, अभी नहीं।
अब मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो ये गलती कर चुके हैं। तुमने 50 लाख या 1 करोड़ का घर ले लिया है। ईएमआई तुम्हारे गले का फंदा बन चुकी है। तुम रात को जब सोते हो तो तुम्हें बैंक का विचार आता है। क्या अब सब कुछ समाप्त हो गया? क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? नहीं, रास्ता हमेशा होता है। यदि तुमने क्षण ले लिया है तो अब तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए उस क्षण को मारना। उसे पालो मत, उसे नष्ट करो। बैंक चाहता है कि तुम 20 या 30 साल तक ईएमआई भरते रहो, क्योंकि शुरू के सालों में तुम सिर्फ ब्याज भरते हो। मूलधन तो बहुत कम कम होता है। तुम्हें बैंक के गणित को हराना होगा। यहाँ मेरा समाधान है, इसे लिख लो। हर साल अपनी ईएमआई के अलावा एक ईएमआई के बराबर राशि अलग से जमा करो। सिर्फ एक अतिरिक्त किश्त हर साल। इससे क्या होगा? यदि तुम 20 साल के क्षण पर हर साल एक अतिरिक्त किश्त देते हो तो तुम्हारा 20 साल का क्षण लगभग 12 या 15 साल में समाप्त हो जाएगा। तुम बैंक को लाखों रुपए के ब्याज से बचा लोगे। जब भी तुम्हें बोनस मिले, जब भी तुम्हें कहीं से उपहार मिले, उस पैसे को खर्च मत करो, उसे अपने क्षण खाते में डाल दो। जितनी जल्दी तुम इस ऋण से मुक्त होगे, उतनी जल्दी तुम अपनी स्वतंत्रता वापस पाओगे। घर का असली आनंद तब आता है जब उस पर बैंक का नहीं, तुम्हारा नाम हो। जब तक ईएमआई चल रही है तुम किराएदार हो और बैंक मकान मालिक है। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि चार्ली, किराया देना मतलब दूसरे की जेब भरना है, यह धन की हानि है। मैं उनसे पूछता हूं कि ब्याज देना क्या है? जब तुम 50 लाख के घर के लिए 1 करोड़ रुपए बैंक को वापस करते हो तो वह ऊपर का 50 लाख क्या है? वह ब्याज है। वह पैसा बैंक की जेब में गया, वह तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। तो किराया भी व्यय है और ब्याज भी व्यय है। अंतर यह है कि किराया कम होता है और ब्याज बहुत अधिक होता है। किराया देकर तुम मकान मालिक को अमीर बनाते हो, ब्याज देकर तुम बैंक को अमीर बनाते हो। दोनों ही स्थितियों में पैसा तुम्हारी जेब से जा रहा है, लेकिन किराए में तुम्हारे पास विकल्प है। तुम जब चाहो सस्ता घर ले सकते हो। ऋण में तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। तुम्हें हर हाल में उतना पैसा देना ही होगा, चाहे तुम भूखे रहो। तो ये कहना बंद करो कि किराया व्यर्थ है। ब्याज उससे भी अधिक व्यर्थ है। हम भारतीय लोग ज़मीन और मकान से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। हमें लगता है कि जब तक हमारे पास अपना छत नहीं है हम सफल नहीं हैं। यह एक पुरानी सोच है। यह हमारे पूर्वजों की सोच है। आज की दुनिया अलग है। आज की दुनिया में गति ही शक्ति है। सफलता अब स्थिर रहने में नहीं, चलने में है। अमेज़न का स्वामी जेफ बेजोस, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, टेस्ला का एलन मस्क, इन सब ने अपनी शुरुआती संपत्ति घर खरीदने में नहीं लगाई। इन्होंने अपनी संपत्ति अपने विचारों में लगाई, अपने व्यापार में लगाई। यदि एलन मस्क ने अपने सारे पैसे से घर खरीद लिया होता तो आज टेस्ला नहीं होती। उन्होंने किराए पर रहना स्वीकार किया ताकि वे अपने पैसे को मंगल ग्रह पर जाने के सपने में लगा सकें। तुम्हें क्या चाहिए? एक ईंट और पत्थर का मकान जो तुम्हें एक शहर में बांध दे, या वह आर्थिक शक्ति जो तुम्हें पूरी दुनिया जीतने का अवसर दे? मेरा और वॉरेन का जीवन देखो। हम दोनों एक ही घर में 60 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमने वो घर तब खरीदा जब वो हमारी कुल संपत्ति का एक बहुत छोटा हिस्सा था। हमने घर को कभी निवेश नहीं माना, हमने उसे उपभोग माना। हमने अपनी असली संपत्ति कोका कोला में, एप्पल में, अमेरिकन एक्सप्रेस में बनाई। उन कंपनियों ने हमें अरबपति बनाया, हमारे घर ने नहीं। यदि हमने अपना पैसा घर को सजाने में लगाया होता तो आज हम साधारण वकील होते। समाज तुम्हें डराएगा। तुम्हारे रिश्तेदार कहेंगे कि अरे, अभी तक किराए पर हो, जीवन में क्या किया? अब तुम्हारे मित्र अपनी नई कार और नए घर की फोटो दिखाएंगे। तुम्हें उस समय बहुत साहस रखना होगा। तुम्हें अपनी दूरदृष्टि पर विश्वास रखना होगा। तुम मन में मुस्कुराओगे,
तुम कहोगे कि मेरे मित्र, तुम आज राजा दिख रहे हो, लेकिन तुम बैंक के दास हो। मैं आज साधारण दिख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भविष्य का निर्माता हूँ। 20 साल बाद मिलते हैं, जब तुम्हारे मित्र अपनी ईएमआई समाप्त कर रहे होंगे और उनके पास एक पुराना घर होगा। तब तुम्हारे पास नकद धन का भंडार होगा। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम चाहो तो वैसे 10 घर नकद खरीद लो। तब वे पूछेंगे कि तुमने यह कैसे किया। तब तुम कहना कि जब तुम दीवारें खरीद रहे थे, मैं स्वतंत्रता खरीद रहा था। जब तुम बैंक को अमीर बना रहे थे, मैं अपने आप को अमीर बना रहा था। यह जीवन बहुत छोटा है, इसे ईएमआई भरने में व्यर्थ मत करो। अपने बच्चों को यह मत सिखाओ कि घर खरीदना ही जीवन का लक्ष्य है। उन्हें यह सिखाओ कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना जीवन का लक्ष्य है। उन्हें बताओ कि पैसा एक अच्छा सेवक है, लेकिन बहुत बुरा स्वामी है। यदि तुम पैसे के लिए काम करोगे, यानी ईएमआई भरने के लिए, तो तुम जीवन भर भागते रहोगे। यदि पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा, यानी निवेश के द्वारा, तो तुम राजा की तरह जियोगे। निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम उस जनसमूह का हिस्सा बनना चाहते हो जो एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए कर्ज में डूब रही है, या तुम उस 5% में शामिल होना चाहते हो जो चुपचाप अपनी संपत्ति बना रहे हैं? मैंने तुम्हें सत्य बता दिया है। यह सत्य कड़वा है। यह सत्य तुम्हारी मान्यताओं के विरुद्ध है, लेकिन यही सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। आज ही एक संकल्प लो। मैं समाज के दबाव में नहीं आऊंगा। मैं बैंक के विज्ञापनों से नहीं डरूंगा। मैं अपनी गणित खुद करूंगा। यदि किराए पर रहना मुझे अमीर बनाता है, तो मैं गर्व से किराए पर रहूंगा। यदि निवेश मुझे स्वतंत्र करता है, तो मैं निवेश करूंगा। मेरे पास 99 साल का अनुभव है। मैंने हजारों लोगों को अमीर बनते और हजारों को बर्बाद होते देखा है। बर्बाद होने वाले वे थे जिन्होंने दिखावे के लिए कर्ज लिया। अमीर बनने वाले वे थे जिन्होंने धैर्य रखा और सही समय पर सही संपत्ति खरीदी। जाओ और अपनी गणना करो। अपनी ईएमआई और अपने निवेश की तुलना करो। कागज और कलम उठाओ और अपने भविष्य को अपनी मुट्ठी में करो। धन्यवाद।